हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार आपके साथ और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। कक्षा 12वीं का ये चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे से आएगा ये चैप्टर, देखिए कैसे है। तो हमारा पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो भी भाई, आखिर क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और शीत युद्ध क्या था? तो चलिए पढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट आखिर था क्या? क्यूबा मिसाइल संकट ये दो देशों के बीच में था, जो था यूएसए और यूएसएसआर, तो अमेरिका और सोवियत संघ। और जो क्यूबा था वो अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। ठीक है। तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। 1962 में वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, परंतु इसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी थी। भी अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी है, 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। तो कैनेडी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने जंगी बेड़ों को आगे कर लें और जो जहाज़ सोवियत संघ से क्यूबा के अंदर आते हैं उन पर रोक लगा दी जाए। इससे सोवियत संघ को यह भी पता लग जाएगा कि अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक होने के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये एनसीईआरटी के पेपर में, जो भी हमारा सीबीएसई का पेपर आता है, उसमें 5 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं अपना 7वां पॉइंट। इसे क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाने लगा। भी मिसाइलें तैनात हो गई, जंगी बेड़ों को आगे कर लिया गया, तो इन सब से उन्होंने अपनी मिसाइलों को हटाने का फैसला किया। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। हाँ देखिए, तो यहीं से शीत युद्ध का आरंभ भी हुआ, क्योंकि यहीं से ही यूएसएसआर और यूएसए में तनातनी शुरू हुई। और इसके बाद से ही देश, जो सभी देश थे, वो 2 गुटों में बंट चुके थे। ठीक है, जो था पूर्वी गुट, पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे, और पूर्वी गुट में जर्मनी, इटली, सोवियत संघ थे। सॉरी, ये गलती से फ्रांस लिख दिया मैंने। जर्मनी, इटली, सोवियत संघ जैसे देश थे जो उनकी अगुवाई कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विश्व युद्ध। भी आखिर विश्व युद्ध था क्या? पूरे विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए? क्या इनका मकसद था? किस तरह से ये लड़े गए? तो ठीक है, अब तक पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। बड़ा ही कॉमन पर्सन है, 6-7 से आप कक्षा में पढ़ते हो उनको। दूसरा विश्व युद्ध था 1939 से 1945 के बीच हुआ। दोनों ही विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। 1939-45 में तो परमाणु बम भी आ चुके थे। ठीक है, इसमें ये सभी देश 2 गुटों में बटे हुए थे। तो जो देश थे सभी 2 गुटों में बट चुके थे। पहला था मित्र राष्ट्र, दूसरा था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन थे। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे। दूरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली जैसे देश थे। बहुत ही ताकतवर देश थे ये। ठीक है ना। तो कभी भी इनको कम मत आंकना चाहिए, क्योंकि इस समय परमाणु बमों की भी खोज हो चुकी थी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जापान पर परमाणु हमला। भी जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था वो आखिर था क्या, किसने किया था और क्यों किया था, उनका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, 1914 से 18 के बीच जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत तबाही हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। पर 1945 के अंदर अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम इस युद्ध को ख़त्म ही कर दें। तो इसलिए उन्होंने 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक गिराया था हिरोशिमा पर और एक गिराया था नागासाकी पर। जो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जापान में, वो हिरोशिमा पर था। और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, वो दूसरा परमाणु बम था। इनकी जो क्षमता थी 15 से 21 टन के बीच में थी। तो देखिए, 15 से 21 टन, आज के समय में तो कई लाखों टन के परमाणु बम का आविष्कार हो चुका है। तो बहुत तबाही हो गई अगर अभी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो 15 से 21 टन इनकी क्षमता थी, मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा पॉइंट, जापान पर परमाणु हमला करने का उद्देश्य केवल एक ही था कि अमेरिका यूएसएसआर को यह दिखाना चाहता था कि उससे ताकतवर देश पूरे विश्व में और कोई नहीं है, वो अकेला ही एक महाशक्ति है। तो देखिए, यूएसएसआर को बताने के लिए जापान पर उसने परमाणु हमला कर दिया। पर बहुत से देशों ने इसकी निंदा भी की, आलोचना भी की, पर उन्होंने यह तर्क दिया कि दूसरे विश्व युद्ध को रोकने का यही एक उद्देश्य था हमारा कि जापान पर परमाणु हमला कर दिया जाए, जिससे जनहानि और धनहानि की भी कम गुंजाइश होगी। तो इस कारण से हमें जापान पर परमाणु हमला गिराना पड़ा, परमाणु बम गिराने पड़े। तो ये आपको बहुत ही फनी सा लग रहा होगा कि विश्व युद्ध को रोकने के लिए किसी भी देश पर परमाणु हमला कर दिया जाए, परंतु अमेरिका ने ऐसा किया था, ठीक है ना। तो इसके कारण उनकी आलोचना भी हुई, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपरोध और रोक संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी एनसीईआरटी के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके मेन टॉपिक करवा रहा हूँ। बहुत ही मेन है ये, जितने भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपरोध, रोक और संतुलन क्या था हमारा। तो इसका नाम से ही पता चलता है कि रोक और संतुलन भी, उनको रोकना, उनके बीच में संतुलन बनाए रखना भी ताकि वो लड़ाई ना करें। तो देखिए, दोनों पक्ष ही बहुत ताकतवर थे, जैसा कि आपको पता है यूएसए और सोवियत संघ को अभी फ़िलहाल समय में रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जब दोनों देश ताकतवर थे तो कोई भी देश खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है। अगर कोई कमज़ोर देश होगा तो ताकतवर देश उसे हरा देगा आसानी से, तो उस समय युद्ध की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा रहती। परंतु अगर दोनों देश आपस में टक्कर के होंगे तो वो देश भी उससे लड़ाई करने से पहले सोचेगा कि भी हमें विपरीत जवाब भी मिल सकता उनसे, और दूसरा देश भी पहले हमला करने से सोचेगा। तो इसमें युद्ध की गुंजाइश बहुत कम रहती है, और इसी के कारण तो हमारा शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। यहीं से ही शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, जो क्यूबा मिसाइल संकट थी, वहीं से हमारा शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। तो इनके जो छोटे छोटे देश थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रही, जो गुटों में बंट गए थे, ये पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा। तो इनके जो छोटे छोटे देश थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रही, परंतु इन्होंने युद्ध का रूप धारण नहीं किया। अब सीधी सी बात है, दोनों ताकतवर देश थे, इसके कारण इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। अब देखो, दोनों के आपस में युद्ध ना होने के कारण तीसरे विश्व युद्ध से विश्व बचा रहा। हाँ, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो उस समय में भी बहुत ही ज़्यादा तबाही होती, बहुत ज़्यादा तबाही होती, क्योंकि उस समय में भी परमाणु बम सोवियत संघ ने भी आविष्कार कर लिया था, प्रशिक्षण चालू था। उस समय में भी 25 से 30 टन के बीच में परमाणु बमों का आविष्कार हो चुका था। 15 से 21 अमेरिका के पास थे, फिर बाद में और भी ज़्यादा इनका आविष्कार हो गया था। तो यह तय करना ही मुश्किल हो जाता कि विश्व युद्ध में कौन जीता है और कौन हारा है। तो इस कारण से दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध से टल गई। अगर आज के ज़माने में विश्व युद्ध हो जाए तो समझ लो सारा विश्व ही खत्म हो सकता है, इतना भयंकर परिणाम हो सकता है विश्व युद्ध का, ठीक है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में या 3 नंबर में सीबीएसई बोर्ड और एचपीएससी बोर्ड दोनों में ही पूछा जा सकता है ये, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके दौरान सैन्य विशेषताओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। भी दोनों महाशक्तियाँ बड़ी थी, तो सिंपल सी बात है, उनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। तो क्षेत्र बड़ा होगा तो सेना भी बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि किसी भी कोने से अटैक हो सकता है ना। उस समय शीत युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, पर असल में युद्ध छिड़ा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति बहुत उत्पन्न हुई कि कहीं भी युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और यहीं के बाद से 2 ध्रुवीय विश्व का भी आरंभ हुआ भी। यहीं के बाद से 2 गुटों में बंटने शुरू हो गए थे। सबसे पहले यूरोप बटा था, जो कि
पूर्वी खेमे और पश्चिमी खेमे के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूरोप ने, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि गुटनिरपेक्ष देश था, जो लगा लो गुटनिरपेक्ष जो देश थे वो अपना अलग गुट बनाकर रहने में मानते थे। तो इसके कारण उन्होंने बहुत सी बैठकें भी बुलाई गई। पहली बैठक उन्होंने 1956 में बुलाई थी। इसके अंदर 3 देश शामिल हुए थे, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और भारत। तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति उस समय जोसेफ ब्रोज टिटो थे, ठीक है ना, याद रखना, जोसेफ ब्रोज टिटो, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें आप सब जानते ही हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। मिस्र के गुलाम अब्दुल कलाम नासिर भी थे। इनकी गुलाम अब्दुल कलाम की पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, ठीक है, इसलिए ये इनकी बैठक में शामिल हुए थे। 1956 में बैठक बुलाई गई। फिर इसके बाद से घाना के वामे, जो घाना देश था, उनके वामे एनक्रूमा ने भी इसका समर्थन किया और इनमें आने का फैसला किया, भी गुटनिरपेक्ष देशों में आने का फैसला किया। फिर 1961 में एक बैठक और हुई, बेलग्रेड में ये बैठक हुई, ठीक है ना, याद रखना, 1961 में बेलग्रेड में यह बैठक हुई। 5 देश थे इसके बीच में, यहाँ पर 5 देश थे। शीत युद्ध का प्रचार बहुत हो चुका था, ठीक है ना। शीत युद्ध के प्रसार के कारण इन्होंने यह सोचा कि अगर हम इनसे अलग थलग रहेंगे तो हमारी आज़ादी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे देश जो महाशक्तियों में शामिल हो रहे थे, भी आखिर उनको फ़ायदा क्या था, वो शामिल इनमें होना क्यों चाहते थे। सिंपल सी बात है, अगर कोई देश किसी भी बड़े देश में शामिल होगा तो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा तो देखेगा ही, अपना नुकसान तो नहीं देखेगा। तो हम जानेंगे कि आखिर उनको फ़ायदा क्या था, ठीक है। तो सुरक्षा का वादा मिला उन्हें, बड़ी बड़ी महाशक्तियों से सुरक्षा का वादा मिला। सुरक्षा का वादा किस तरह से, भी 2 गुटों में बटे हुए थे, भी अगर पश्चिमी खेमे में हो तो अगर पूर्वी गुटों ने पूर्वी खेमे वालों ने तुम पर अटैक कर दिया तो हमें बता देना, हम तुम्हें सहायता देंगे, हम आपकी सुरक्षा का वादा करते हैं। तो इस प्रकार अगर कहीं उनका दूसरे गुटों के साथ युद्ध हो जाता है तो वह उनका साथ देंगे। तो ये वादा भी किया बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने। आर्थिक मदद, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास सैन्य सहायता बहुत थी, तो वहाँ पर सेनाएं तैनात कर दी जाती थी, ताकि कोई भी हमारे छोटे देशों पर आक्रमण ना कर दे। अगर वहाँ पर आक्रमण हो जाता है तो सीधी सी बात है, दूसरे गुट को इस बात का फ़ायदा होता है, वह वहाँ पर अपनी सैन्य सेना, जल थल वायु सेना वगैरह रख सकता है। इसके कारण से उन्हें आर्थिक मदद का भी वादा किया गया। अच्छा, जो पैसे से रिलेटेड मदद थी वो भी इन्होंने बहुत की, भी अगर कहीं कोई महामारी आ जाती है किसी भी देश में जो हमारे गुट में शामिल है तो हम मदद करेंगे। कोई विकास करना है उस देश में, मान लो कहीं डैम बनाने हैं या फिर और कुछ, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तीसरा आता है पॉइंट हमारा सैन्य सहायता। सैन्य सहायता का वादा किया। सैन्य सहायता भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सैन्य सहायता प्रदान की जाने लगी, सेना तैनात कर दी जाने लगी, जल थल वायु सेना वहाँ पर तैनात होने लगी, उनकी रक्षा करने लगी। तो सुरक्षा के वायदे के साथ साथ सैन्य सहायता भी प्रदान की ताकि वो देश ताकतवर हो जाएं। हथियार दिए गए, आधुनिक टेक्नोलॉजी के सभी हथियार उनको प्रदान किए गए भी, ताकि कहीं युद्ध हो जाए तो वह मुकाबला डटकर कर सकें, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्दी ही बांट दूँगा।